हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम पढ़ेंगे हेनरीज लॉ, हेनरी का नियम। तो जो हेनरी साइंटिस्ट थे, उन्होंने सोल्यूबिलिटी के बारे में ही एक रूल दिया था। तो उससे पहले हम एक बार, वैसे मैं पहले आपको सोल्यूबिलिटी के बारे में बता चुकी हूँ जब मैंने राउल्ट्स का लॉ पढ़ाया था, लेकिन फिर भी एक बार फिर से बता देती हूँ आपको सोल्यूबिलिटी के बारे में कि क्या है। आपने 1 लीटर जल लिया और उसमें टेम्परेचर और प्रेशर जो है कांस्टेंट रखना है, ठीक है। तो जितनी मात्रा सोल्यूट की उसमें घुलती है वही क्या होती है, सोल्यूबिलिटी। और सोल्यूबिलिटी का जो मात्रक होता है वो होता है ग्राम पर लीटर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सोल्यूबिलिटी को फैक्टर अफेक्टिंग क्या है, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर सोल्यूबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला है नेचर ऑफ सोल्यूट, या आप कह सकते हैं नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। क्या है, केमिस्ट्री में मैंने हर बार आपको बताया है कि जिनका सेम नेचर होगा वही आपस में मिक्स होते हैं। इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि अगर आपका पोलर सोल्यूट है तो पोलर सोलवेंट में ही घुलेगा, है ना। और पोलर नॉन पोलर सोल्यूट है तो नॉन पोलर सोलवेंट में ही घुलेगा, ठीक है। तो अगर सेम नेचर के होंगे सोल्यूट एंड सोलवेंट तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी। सेकंड फैक्टर होता है प्रेशर का। अब प्रेशर देखिए, लिक्विड के और सॉलिड के केस में तो प्रेशर का कोई इफेक्ट होता नहीं है, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड तो ऑलरेडी प्रेशराइज होते हैं, ठीक है। होता किन के केस में है, गैसेस के केस में क्योंकि आपको पता है जो गैस के पार्टिकल हैं वो पास पास तो होते नहीं है, ना ही उनका कोई शेप होता है। तो अगर आपको किसी भी सॉल्वेंट में गैसेस मॉलिक्यूल को घोलना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रेशर का मतलब आप उसे इकट्ठा करोगे तभी तो वो घुलेगा, ठीक है। तो ये है प्रेशर का, कि गैसेस के केस में अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती है। थर्ड है आपका टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के केस में देखिए, पहला एग्जांपल देखिए, आप H2O में आप नमक डाल रहे हैं। जब आप H2O में नमक डालते हैं तो आपको कोई हीट उत्पन्न होती हुई दिखाई देती है, या पानी गर्म दिखाई देता है? नहीं, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। मीन्स कहने का है ऊष्मा शोषी, कि अगर हमारी जो रिएक्शन है, जब हम सोल्यूट को सोलवेंट में मिला रहे हैं, अगर वो रिएक्शन जो है एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक का मतलब ऊष्मा शोषी, ऊष्मा को लेने वाली, तब जो है सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी। जैसा आपने जल में नमक डाल दिया, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उसकी सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगी, जल ज़्यादा घुलेगा। लेकिन वहीं आप दूसरा एग्जाम्पल लीजिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। एक्सोथर्मिक आप देखिए, एसिड में जल मिलाओ, ठीक है। उसका एक क्वेश्चन भी आता है कि हम अम्ल को जल में नहीं मिलाते। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया, जल को अम्ल में नहीं मिलाते, है ना। तो क्या है, क्योंकि वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जब आप जल लेते हैं, जब तनु करते हैं तो अच्छा खासा जल लेते हैं, उसमें थोड़ा तो क्या करते हैं, जल ले लेते हैं एक प्रॉपर अमाउंट में और उसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में अम्ल डालते हैं। क्यों डालते हैं, क्योंकि अगर आपने अम्ल बहुत सारी मात्रा में अम्ल लिया और उसमें जल डालेंगे तो रिएक्शन जो होगी ऊष्मा छेपी होगी, जिससे बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा बाहर निकलेगी और उससे हमें हानि हो सकती है। इसीलिए अब ऐसे रिएक्शन में अगर आप और हीट देंगे तो क्या होगा, घुलेगा नहीं बल्कि और ज़्यादा ऊष्मा निकलेगी, और क्या होगा, सोल्यूबिलिटी तो डिक्रीज होगी ही, लेकिन हमें नुकसान भी होगा, ठीक है। तो क्या है कि अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो आप हीट बढ़ाओगे तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी, और अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और आप हीट बढ़ाओगे तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। अब देखिए, हमें गैसेस का केस लेना है क्योंकि हमें पढ़ना है हेनरीज लॉ। तो क्या है कि अगर गैस को जल में मिलाना है, तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर गैस को जल में मिलाना है तो प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ाओगी तभी तो गैस जो है जल में घुलेगी या किसी भी सोलवेंट में घुलेगी। तो बस यही हेनरी ने बताया था। लेकिन उन्होंने क्या कहा था, एक पार्शियल प्रेशर टर्म बोला था
कि गैस का पार्शियल प्रेशर अगर आप बढ़ाते हो तो गैस की सोल्यूबिलिटी बढ़ती है। अब सोल्यूबिलिटी बढ़ने का मतलब यह है कि गैस की मात्रा बढ़ रही है जो घुलने वाली है, और उस मात्रा को उन्होंने ग्राम में नहीं लिया था, मोलरिटी में नहीं लिया था, मोलरिटी में नहीं लिया था, उस मात्रा को उन्होंने मोल फ्रैक्शन में लिया था, मोल अंश में लिया था। ठीक है, तो उनका लो क्या था कि जो देखिए यहाँ पे सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड सरफेस। ठीक है, बस इतना सा था हेनरी लो। लेकिन क्या है कि इन्होंने पार्शियल प्रेशर क्यों कहा? टोटल प्रेशर भी बोल सकते थे या ओनली प्रेशर भी बोल सकते थे, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए आप किसी गैस को मिला रहे हैं, घोल रहे हैं किसी सोलवेंट में, तो क्या है, ऐसा तो है नहीं कि एक ही गैस होगी, केवल ऑक्सीजन को घोल रहे हो तो ऑक्सीजन ही होगी, और भी तो मिश्रण होगा। तो अगर हमें देखना क्या है, जैसे यहाँ पे ये बना हुआ है, देखिए ये लिक्विड है और इसमें हम गैस मिला रहे हैं, तो ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है। तो अगर हम इन टोटल का प्रेशर देखेंगे तो उसे तो टोटल बोलेंगे, अगर एक का होता तब भी हम प्योर प्रेशर बोल सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, मिश्रण है। पार्शियल प्रेशर क्यों बोला गया है? क्योंकि हम सोल्यूबिलिटी केवल एक गैस की देखेंगे, भले ही मिश्रण घुल रहा है गैस का सोलवेंट में, लेकिन हम देखते किसकी सोल्यूबिलिटी है, केवल एक गैस की। उस एक गैस की वजह से ही यहाँ पे पार्शियल लिया गया है। समझ में आ गया? ठीक है, क्योंकि एक गैस पूरा अगर मिश्रण है, मान लीजिए यहाँ पे ये ऑक्सीजन का है, नाइट्रोजन का है, हाइड्रोजन का है, तो ऐसा तो है नहीं एक गैस 100% बना रही होगी, बाकी गैसेस नहीं बना रही होंगी, तो कुछ कुछ अंश में ही तो होगा ये इस मिश्रण में जो गैसेस है। इसीलिए क्या लिया है यहाँ पे, पार्शियल प्रेशर लिया है। ठीक है, तो ये जो है हमने सोल्यूबिलिटी, गैस की सोल्यूबिलिटी के बारे में बताया कि सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, है ना, अबव द लिक्विड सरफेस। ठीक है, लेकिन अब उन्होंने क्या कहा था हेनरी ने, इसका अपोजिट। अपोजिट का मतलब यह है कि देखिए, अपोजिट का मीन्स ये है कि उन्होंने इसका उल्टा कर दिया था। मतलब अगर गैस के मोल फ्रैक्शन जो है लिक्विड के अंदर ज़्यादा घुल रहे हैं, तो जो गैस का पार्शियल प्रेशर है वो लिक्विड की सरफेस पर अधिक होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और उसे इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, जो घुली हुई है गैस। और जब हम पार्शियल प्रेशर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट KH, जिसे क्या बोलते हैं, हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ एक ग्राफ प्लॉट किया गया है, ये देखिए, ये ग्राफ है, ये बाई एक्सिस है, ये एक्स है, ये बाई एक्सिस है। अब आपको पता है कि जो पार्शियल प्रेशर है गैस का वो इधर लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे एक्स गैस लिक्विड। आपको पता है कि पार्शियल प्रेशर जो है एक्स गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हमारा जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर आप बढ़ाओगे वैसे वैसे मोल फ्रैक्शन भी गैस का बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इस स्लोप को क्या बोल देते हैं, KH। तो यहाँ ये स्लोप निकालने के लिए यहाँ पे हमने tan थीटा मान लिया। ठीक है, स्लोप tan थीटा, और tan थीटा बराबर होगा P/X गैस, मतलब y/x। ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा, KH के इक्वल। देखिए यहाँ पे बना देती हूँ, स्लोप tan थीटा बराबर P/X, और ये किसके इक्वल होगा, KH के इक्वल। ठीक है, ये इस ग्राफ है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है इस ग्राफ में। उसके बाद देखिए एक चीज़ और आप याद रखेंगे कि जो KH है, हेनरी स्थिरांक, वो गैस के नेचर पर भी डिपेंड करता है, और जो सोलवेंट आपने लिया है उसके नेचर पर भी डिपेंड करता है कि वो सोलवेंट कैसा है। दूसरा, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। याद रखेंगे आप कि जनरली एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया गया है कि जो KH है वो गैस के नेचर पर भी डिपेंड करेगा और सोलवेंट के नेचर पर भी डिपेंड करेगा, एंड एज वेल एज टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम KH की यूनिट देख लें, मात्रक देख लें, तो क्या होगा, P/X, यही तो आएगा। KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट, P क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड सरफेस, X क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस जो डिजोल्व है लिक्विड के अंदर। तो X मोल फ्रैक्शन की तो कोई यूनिट होती नहीं है, P की होती है ATM। तो सिंपल है, KH की यूनिट किस में आएगी, ATM में आएगी, वो बार में आएगी या टोर में आएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए डिफरेंट गैसेस का हेनरी कांस्टेंट दिया हुआ है, ये देखिए,
KH for different gas in water at 20 डिग्री सेंटीग्रेड। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर KH दिया गया है वाटर में विभिन्न गैस का। हीलियम का दिया गया है, H2 का दिया गया है, O2 का दिया गया है। सबसे ज़्यादा KH जो है कांस्टेंट ज़्यादा है वो किसका है? हीलियम का। तो KH अगर बढ़ेगा, KH अगर ज़्यादा है, क्योंकि आपने फॉर्मूले में देखा जो KH है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है X गैस के, मतलब गैस के फ्रैक्शन के जो पानी में घुला हुआ है या जो लिक्विड में घुला हुआ है। तो अगर किसी भी गैस का KH वैल्यू बढ़ती है तो इसका मतलब उसकी सोल्युबिलिटी घटती है, ठीक है, क्योंकि आप फॉर्मूले से देख ही रहे हैं। तो यहाँ अगर हीलियम की KH 140 है तो वो वाटर में कैसा होगा? इनसोल्यूबल होगा। H2 की 75 है तो वो सोल्यूबल होगा। O2 की सबसे कम है KH तो वो हाईली सोल्यूबल होगा। समझ में आ गया? ये चीज़ याद रखना है कि KH कैसे डिपेंड कर रहा है किसी भी गैस की सोल्यूबिलिटी पर, ठीक है। उसके बाद देखिए इसकी कुछ लिमिटेशन है। पहले हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं, उसके बाद लिमिटेशन देखेंगे। एप्लीकेशन में क्या है कि जो हेनरी लॉ है, आपको पता है कि जो मछलियां हैं वो ठंडे पानी में ज़्यादा रहना पसंद करती हैं इन कंपैरिजन टू हॉट वाटर। रीज़न क्या है? अभी मैंने आपको बताया जनरली ऐसा देखा गया है कि टेम्परेचर पर भी डिपेंड कर रहा है KH। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर इंक्रीज बराबर KH भी इंक्रीज, और अगर KH इंक्रीज हो रहा है तो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर डिक्रीज, ठीक है। तो क्या है, जो हॉट वाटर है उसमें टेम्परेचर अधिक होता है, इसका मतलब क्या है? KH वैल्यू ज़्यादा होगी। KH वैल्यू ज़्यादा होगी तो ऑक्सीजन जो है गर्म पानी में कम घुलेगी, और मछली को क्या चाहिए होती है जल से? ऑक्सीजन। इसीलिए क्या है, मछली ठंडे पानी में रहना पसंद करती है जहाँ पे उसे ईजिली ऑक्सीजन मिल जाती है, ठीक है। ये इसका एप्लीकेशन है। सेकंड, अगर आप पर्वतों पर जाते हैं तो आपको दम घुटन जैसी बीमारी, एनोक्सिया जिसे बोलते हैं, क्यों होने लगती है? क्योंकि वहाँ पर प्रेशर कम होता है। प्रेशर कम होता है तो ऑक्सीजन वहाँ पर कम होती है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कम घुलती है, तो हमें जो है ऑक्सीजन की कमी से बीमारी होने लगती है, चक्कर भी आने लगता है, ठीक है। ये किसने बताया था? हेनरीज लॉ से पता चला था। एक जो समुद्र के अंदर जाते हैं, पानी के अंदर जाते हैं, है ना, कुछ तो होते हैं स्विमर जो सतह पर तैरते हैं, कुछ क्या है पानी के अंदर जाते हैं, तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, और उस ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर वो ऑक्सीजन के साथ हीलियम भी डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि आपको पता है कि जो अगर मान लीजिए सी लेवल है, कहीं की भी ऊंचाई देखते हैं तो सी लेवल से अबव और सी लेवल से बिलो देखते हैं, तो जो सी लेवल है इसका जो प्रेशर होता है 1 atm नॉर्मल होगा, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे तो प्रेशर कम होता चला जाएगा, और सी वाटर के अगर अंदर जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज होता है, बढ़ता है। तो जैसे जो पानी के अंदर जा रहा है तो अंदर क्या है, प्रेशर ज़्यादा है, इसका मतलब ऑक्सीजन का जो हमारी बॉडी में घुलनशीलता है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर वो ज़्यादा होगी तो जैसे ही हम अंदर गए, ठीक है, वहाँ तो हमने बहुत सारी घुल गई ऑक्सीजन, लेकिन जैसे जैसे वो जो भी अंदर गया है पर्सन बाहर आने लगता है, तो जैसे ही बाहर आएगा तो प्रेशर भी कम होगा, और प्रेशर कम होगा तो वो जो अंदर ज़्यादा घुली हुई ऑक्सीजन थी वो बॉडी से बाहर आएगी, और अगर वो बाहर आएगी अचानक से ही तो हमारी बॉडी में क्या है, वो पड़ जाते हैं, बैंड पड़ जाते हैं, मतलब कहना चाहिए बबल्स आ जाते हैं बॉडी में, और उन बबल्स में जब अचानक से वो गैस निकलती है तो इन केस उस केस में मतलब डेथ तक हो जाती है, हमारे लिए वो हार्मफुल होती है, ठीक है। इसीलिए क्या है, हीलियम मिलाते हैं, जिससे कि हीलियम का KH वैल्यू ज़्यादा है तो क्या है, हीलियम की सोल्युबिलिटी कम है, तो हीलियम मिलेगी तो हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन की सोल्युबिलिटी ज़्यादा होगी उससे वो रोक लेगी, मतलब कम घुलेगा, ठीक है, इसलिए मिलाते हैं। उसके बाद है आपकी जो बोतल होती है कोल्ड ड्रिंक वगैरह, वो हाईली प्रेशर पर बंद की जाती हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उनके अंदर भरी जाती है, तो अगर उन्हें हाईली प्रेशर पर करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उनके अंदर ज़्यादा घुली हुई होगी। तो ये इसके एप्लीकेशन थे। लिमिटेशन ये है कि जो प्रेशर है वो ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। मीन्स कहने का ये है कि मान लीजिए आप एक पॉलीथीन लीजिए, उस पॉलीथीन में आप कोई सामान भर रहे हैं, आप उतना ही तो भर पाएंगे जितनी उसमें जगह है। अगर आप जगह भरने के बाद भी और प्रेशर लगा के भर रहे हैं तो क्या भर पाएगी? नहीं भर पाएगी, वो फट जाएगी। सेम कंडीशन वैसी है कि एक लिमिट तक तो ऑक्सीजन घुलेगी जल के अंदर या कोई भी गैस घुलेगी, उसके बाद अगर वो उसकी पूरी अमाउंट घुल चुकी है, उसके बाद आप कितना भी, जैसे कि नमक को अगर आप चीनी में डाल रहे हो, घोलते रहो, एक लिमिट तक घुलेगा, उसके बाद आप चाहे कितना टेम्परेचर बढ़ा लो, कितना भी कुछ कर लो, वो घुलना बंद हो जाएगा, ठीक है।
तो प्रेशर भी ज़्यादा अधिक नहीं होना, टेम्परेचर भी बहुत कम नहीं होना चाहिए। अगर बहुत कम होगा तो जो घुलने के लिए है एनर्जी चाहिए वो एनर्जी भी नहीं होगी, मतलब मीडियम टेम्परेचर होना चाहिए। तो ये इसकी लिमिटेशन थी। और आपका हेनरीज लॉ कंप्लीट हुआ, और इस चैप्टर में आपके और कुछ है भी नहीं, ठीक है। इसमें ये चार्ल्स वॉन्टहोफ का नियम और चार्ल्स वॉन्टहोफ नियम ये और बचे हैं आपके। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो चुकी है तो इसलिए